फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण मई 2026। इस डिस्कशन के अंतर्गत आज दो सेगमेंट कंप्लीट होंगे, पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पॉन्स के लिए आप इसे 1.25 की स्पीड में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम सेगमेंट हमारा। विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में होने हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। तो 4 राज्य और एक यूटी में चुनाव होना है। अप्रैल माह में पूरा चुनाव होगा और इसका मई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा। और इसके लिए 15 मार्च 2026 को निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ की मैगजीन आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। पर अभी केवल इतना ही जान लें कि इस चुनाव की जो घोषणा है कार्यक्रम की वो 15 मार्च 2026 को की गई थी। ये कई एग्जाम में देखा कि नोटिफिकेशन किस डेट को आता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 15 मार्च 2026। हेलीकॉप्टर प्रचंड हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज, जहाँ पर वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन हुआ, उस वायु शक्ति के आयोजन के बीच में राष्ट्रपति देश की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली ये प्रथम राष्ट्रपति हो गई हैं। क्या नाम है? हेलीकॉप्टर प्रचंड। इसको मत भूलिएगा, हेलीकॉप्टर प्रचंड को। और इसके जो पायलट थे वो एनएस बहुआ। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर प्रचंड में जो उड़ान भरी उसके पायलट कौन थे? तो एनएस बहुआ। और ये एचएएल द्वारा निर्मित है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। कौन? हेलीकॉप्टर प्रचंड, तो एचएएल द्वारा निर्मित। आईएनएस अंजदीप, देखिए इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएट किया गया है कि हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है ना। जो आपके टॉपिक हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है और जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो आप फटाफट रिवाइज कर सकें, ठीक है, बड़ी तेज़ी से। आईएनएस अंजदीप ये एक उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का तीसरा पोत है। कौन सा? तीसरा। और ये 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह में इसकी कमीशनिंग की गई और इसकी अध्यक्षता किसने की? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नौसेना के प्रमुख हैं। इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है आईएनएस अंजदीप, और ये अत्याधुनिक पोत है, ठीक है। डॉल्फिन हंटर के रूप में डिजाइन किया गया है इसको, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 77 मीटर और ये 25 नॉटिकल मील पर आवर की स्पीड से चलेगा। इसका जो नामकरण है वो कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप है उसके नाम पर किया गया है, आईएनएस अंजदीप का, ठीक है। इस श्रेणी के कुल 8 जो पोत बनाना है, ठीक, कितने? 8। और जिसका पहला कौन था? आईएनएस अर्नाला, और ये आपका तीसरा है आईएनएस अंजदीप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का ये तीसरा पोत है। ये 27 फरवरी को इसकी कमीशनिंग की गई। कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह पर, ठीक है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है। ये डॉल्फिन हंटर के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। लंबाई 77 मीटर, ठीक है। और इसका नामकरण कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर किया गया। और कुल 8 ऐसे पोत बनाए जाएंगे, जिसमें प्रथम था आईएनएस अर्नाला, ठीक है, ये नया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आईएनएस कौंडिन्य। ये आईएनएस कौंडिन्य हमारा 5वीं शताब्दी की भारतीय तकनीक कौन सी? पाल विधि से निर्मित, ठीक है, एक नौकायन पोत है। और ये नौसेना का इंजन रहित नौकायन पोत है, याद रखिए। इसमें कोई इंजन नहीं है, वैसे ही चलेगा। इस पर एक
विधि बनाई गई है जिसके आधार पर चलेगा, जो पुराने ज़माने में चलता था जिस हिसाब से। 2 मार्च 2026 को ये मुंबई वापस आया है INS कौंडिन्य। 29 दिसंबर को पोरबंदर से मस्कट के लिए ये रवाना हुआ था। 18 दिन की यात्रा कुल रही और 14 जनवरी को मस्कट पहुंच गया, यानी 18 दिन लगे इसको पहुंचने में और 14 जनवरी को मस्कट पहुंचा। फिर वहां से ये वापस आया है 2 मार्च 2026 को मुंबई। इसका नेतृत्व विकास सेवरॉन और वाई हेमंत कुमार ने किया, बिना किसी धातु का, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की धातु या कील का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशे का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया। मतलब ये हर्बल नाव आपकी जो है नाव है। इसका डिजाइन अजंता गुफाओं की भित्ति चित्र पर आधारित है। इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया, याद रखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए ना कि 100% BPSC या UPPSC या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आएगा, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस विधि से निर्मित है? पाल विधि से, ठीक है ना। यह एक इंजन रहित नौकायन पोत है। 2 मार्च 2026 को कहाँ पर? मुंबई वापस आया। गया कहाँ था? पोरबंदर से मस्कट, ठीक है। गया पोरबंदर से था, वापस मुंबई आया मस्कट की यात्रा पर, और ये 29 दिसंबर को इसको रवाना किया गया था। कुल 18 दिन लगे थे इसको पहुँचने में वहाँ, और 14 जनवरी को मस्कट पहुँचा था। इसका नेतृत्व विकास सेवरान और वाई हेमंत कुमार ने किया, और ये अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र पर इसको डिजाइन किया गया है, और इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन नाविक कौंडिन्य के नाम पर किया गया। चलिए नेक्स्ट, गुजरात आपका UCC विधेयक पारित करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। प्रथम कौन सा था? उत्तराखंड। और स्वतंत्रता पूर्व अगर देखा जाए तो प्रथम है गोवा, क्योंकि ये पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पर UCC थी, यानी जो समान नागरिक संहिता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, UCC विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। बस। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि जो SC कम्युनिटी या SC कास्ट के जो लोग हैं वो जो भी हिंदू, सिख या बौद्ध अनुयायी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदुओं में भी SC हैं, सिख में भी हैं और बौद्ध में भी हैं। तो जो भी इन 3 धर्मों के अनुयायी हैं, अगर ये अनुयायी दूसरे धर्म का पालन अपना लेते हैं तो उनका SC का दर्जा समाप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो इन धर्मों के अलावा अन्य धर्म में, एग्जाम्पल में मुस्लिम, वहाँ पर SC नहीं है, तो जब SC नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर SC का नहीं चल सकता है। तो इसलिए इन धर्म के लोग हैं, ठीक है, अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो SC वाली जो उनका दर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, फिर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। नेशनल डेंटल कमीशन, ठीक है, इसका ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया, ठीक है। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया किसने? डेंटल कमीशन ने। और इसकी अधिसूचना 19 मार्च 2026 को जारी हुई, और कुल इसमें 3 बोर्ड का गठन किया गया है, और ये डेंटिस्ट एक्ट 1948 का स्थान ले रहा है। ये जरूर याद रखिएगा कि हाल ही में जो नेशनल डेंटल कमीशन बनाया गया है उसने किस कानून का स्थान लिया? तो डेंटिस्ट एक्ट 1948 का। कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र, ये यूपी का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है, और ये बांदा जिला में स्थित है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही ऐतिहासिक गौरवशाली ये क्षेत्र है, ठीक ना। चीता पुनर्वास योजना, हाल ही में बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं, जिसमें 6 मादा और 3 नर, और इसको ग्वालियर एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग हुई, और वहाँ से शिवपुर कूनो नेशनल पार्क पर इनको छोड़ा गया। अब वर्तमान में कुल संख्या 53 हो गई है, ठीक है। जो चीते हैं उनकी संख्या 53 हो गई है, नर मादा सभी मिला के। और ये जो
चीते लाए गए बोत्सवाना से, उनको छोड़ा किसने? तो भूपेंद्र यादव ने। जैसे पहली बार लाए गए थे नामीबिया से, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर छोड़ा था। तो ये भूपेंद्र यादव ने इस बार छोड़ा। ये सर्वप्रथम नामीबिया से 8 चीते आए थे 17 सितंबर 2022 को, 2022 में आए थे। दूसरी बार चीते आए दक्षिण अफ्रीका से 12, और ये 18 फरवरी 2023 को आए थे। और जब ये 8 + 12 यानी बराबर 20 चीते हो गए, उसमें से 9 की मृत्यु हो गई, ठीक है, 9 खत्म हो गए। तो वर्तमान में ये जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वाले हैं वो 11 जीवित हैं, ठीक है। पर ओवरऑल क्योंकि बच्चों का जन्म हुआ बहुत सारे, तो कुल मिलाकर 53 हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीता पुनर्वास योजना बोत्सवाना से कितने चीते आए? 9। ये कौन से एयरपोर्ट पर लाए गए? ग्वालियर एयरपोर्ट पर। कहाँ पर छोड़े गए? शिवपुर कुनो नेशनल पार्क पर, ठीक है ना। और इसमें इसको छोड़ा किसने? इनको भूपेंद्र यादव ने, ये याद रखिएगा। और पहली बार नामीबिया से आए थे 8 चीते, दूसरी बार अफ्रीका से 12 जीते, ठीक है। चलिए, यूजीसी ने 32 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी की है। तो यदि आप किसी फर्जी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो तो सतर्क रहें, ठीक है ना। उसको यूजीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत देख लें कि यह वास्तव में है कि नहीं है। चलिए, ये ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 5 स्टेप में वर्क करेगा। सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन 100 प्रत्येक माह, फिर मैराथन क्लासेज और मिसलीनियस टॉपिक्स। ये दोनों ही आपके एग्जाम जब कोई आएगा पास में तब आपको मिलेगा। मैराथन क्लासेज कंटेंट बेस्ड भी रहेगा और क्वेश्चन बेस्ड भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरे साल का प्रोग्राम है। करंट अफेयर्स का संपूर्ण आनंद लीजिए और मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट कर अपनी सफलता के पास पहुँचे। बहुत ही शानदार क्रिस्प स्टाइल में नोट्स हैंड रिटन बनाई जा रही है। बहुत अधिक मेहनत भी किया जा रहा है आपके लिए। चलिए, मुख्यमंत्री माताम धियाम सत्कार योजना, ये माताम धियाम सत्कार योजना, ठीक है। ये महिलाओं के लिए पंजाब सरकार द्वारा इसको चालू किया गया है, ठीक है ना। और ये प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेगा जो एलिजिबल महिला है, और ऐसी कम्युनिटी के लोगों को 1500 रुपये, मतलब महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हाल ही में मुख्यमंत्री माताम धियाम सत्कार योजना किसने चालू की? पंजाब सरकार, ठीक है। आईओएस सागर पहल, ठीक है। ये हाल ही में हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की पहल है। ये ऐसी दूसरी पहल है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले एक पहल हो चुकी है, यानी जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। ये दूसरी बार है। इसका आयोजन 16 मार्च 2026 को प्रारंभ हुआ। कुल 16 देशों ने इसमें भाग लिया, और ये इस बार जो है महासागर नौसेना सिंपोजियम की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोची स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? अप्रैल 2025 में, और ये आईएनएस सुनैना में हुआ था। मतलब एक जैसे पोत है, उसी में कई देशों के जो नौसैनिक हैं, अधिकारी हैं, वो सब प्रशिक्षण लेते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, वो सब चलता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना और विदेशी नौसेनाओं का एक जहाज पर प्रशिक्षण और नौकायन किया जाए। तो आईओएस सागर पहल ये हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए है। ये दूसरा है, ठीक ना। कुल 16 देश और 16 मार्च को प्रारंभ। ये इस समय महासागर नौसेना सिंपोजियम की अध्यक्षता भारत के पास है, और कोच्चि स्थित प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस सुनैना पहली बार में यूज हुआ, ठीक है ना। ये आईओएस सागर का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। इंडियन ओशन शिप, ठीक है। आई से इंडियन, ओ से ओशन और एस से शिप, इंडियन ओशन शिप। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये आपका फुल फॉर्म है। इसको आप जरूर याद करके रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा सागर का फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान के माउंट आबू का नाम अब अबुराज हो जाएगा, अबुराज। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है। ईरान पर अमेरिका व इजराइल का हमला। 28 फरवरी को
ये हमला किया गया अमेरिका व इजराइल के रूप से के द्वारा, और अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया उसको नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है, याद रखें। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु भी हुई, ठीक, हत्या हुई या मृत्यु हुई। ईरान ने भी जवाब देते हुए पश्चिमी जो अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने थे पश्चिम एशिया में, जैसे सऊदी अरब, कतर, तो यहाँ पर यूएई, तो यहाँ पर इसने कई हमले किए। ईरान का जहाज़ टारपीडो हमले में डूबा था, क्योंकि भारत के पास में अरब सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा था, वहाँ से ये जा रहा था जहाज़, और वहाँ टारपीडो हमले से ये डुबा दिया गया था। लगभग इसमें 84 या 86 लोग सैनिक मारे गए थे, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। इस स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है इसको आप जरूर जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, इसका मैप अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिए, पर ईरान ने माना नहीं, और ईरान ने 5 सूत्री प्रस्ताव उल्टे दे दिए, पर एक दूसरे की बात कौन सुन रहा था, कोई नहीं सुना, ठीक है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला 28 फरवरी, ये जरूर डेट याद रखिएगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की तरफ से, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इजराइल की तरफ से। और आपको काम करना है, हार्मुज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको अच्छे से देख लेना है मैप में। चलिए, बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, आरएसपी के हैं। कुल 275 सदस्यीय प्रतिनिधि जो सभा है नेपाल की, उसके लिए चुनाव हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 182 सीटें मिली, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, ठीक है। प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल ने दिलाया। निवर्तमान जो पीएम थे सुशीला कार्की, याद रखिएगा। बालेन शाह पूर्व में रैपर व स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के जो पीएम थे क्या थे पहले। और ये काठमांडू से मेयर भी निर्दलीय बने थे। दूसरी बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस 38 सीटें जीती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपाल के नए पीएम बालेन शाह, कौन सी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, कुल कितनी सीटें जीती, 182 275 में। रामचंद्र पैडोल जो वहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने शपथ दिलाया। सुशीला कार्की निवर्तमान पीएम थी, ठीक है, और ये काठमांडू से मेयर भी रहे। चलिए, अलेक्जेंडर स्टब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, भारत यात्रा पर 4 मार्च को नई दिल्ली पहुंचे। रायसीना संवाद में ये मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में इनको रखा गया था। डिजिटलीकरण व स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी के लिए आपस में बातचीत हुई है। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधन भी किया, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इम्पोर्टेंस आगे है एक पॉइंट पर। तो रायसीना संवाद ये प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रायसीना संवाद ये 11वां है, ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। इसमें 110 देशों से अधिक 2700 प्रतिभागी शामिल हुए, मंत्री, प्रमुख, ऐसे। इस बार की जो थीम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये थीम है इस बार की। मुख्य अतिथि हुआ मुख्य वक्ता अलेक्जेंडर स्टब, ये याद रखिएगा। इस बार के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। सेंट फ्रांसिस्को मूवमेंट की जगह दिल्ली मूवमेंट अब होगा। मतलब जब ये अलेक्जेंडर स्टब बोल रहे थे उद्घाटन दिवस के दिन, तो इन्होंने कहा कि ये जो आज का जो समय है, पश्चिम जो दुनिया है, पश्चिमी दुनिया, उसका ख़त्म हो चुका है। अब ये जो समय है, साउथ जो आपका जो साउथ के देश हैं, जो आपके विकासशील देश थे, जैसे ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इनका देश है। और इन लोगों के पास में, खासतौर पर भारत के पास में जनसांख्यिकी
और आर्थिकी जो स्थिति है वो आगे वाले समय में इन्हीं लोगों का दबदबा होने वाला है। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सेंट फ्रांसिस्को मूवमेंट था, उसी तरीके से अब पावर के मामले में अब दिल्ली मूवमेंट होगा, ऐसा बोला गया। अच्छी बात है भारत के लिए। पहला आयोजन 2016 में हुआ था रायसीना संवाद का। ये भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की पहल है। कौन कौन से भू राजनीतिक, भू आर्थिक। इसमें इस बार के रायसीना संवाद में 6 प्रमुख स्तंभों पर चर्चा हुई है। कितनी? 6, याद रखें। तो रायसीना संवाद कौन सा है? 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई दिल्ली में है हुआ। और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये कराता है। थीम इस बार की संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि, प्रमुख वक्ता, 2016 में पहली बार हुआ। और 6 प्रमुख स्तंभों पर चर्चा। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम है। 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच की यात्रा करने के लिए भारत आते हैं। मुंबई सर्वप्रथम आते हैं। ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें शामिल होने की इन्होंने बात बोली है। द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $50 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। सेपा को अंतिम रूप, यानी इस समय भारत जो है ना, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी कुछ ही समय पहले न्यूजीलैंड के साथ कंप्लीट हुआ है। तो लगातार कई देशों के साथ भारत का चल रहा है। तो सेपा को अंतिम रूप देने के स्थिति में है कनाडा के साथ भारत। और कुल 8 समझौते हुए इसमें, ठीक है। कितने समझौते? 8। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये हमारा जो है नोट्स, जो ज्ञानोवा का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, PDF क्यों इतना महत्वपूर्ण है? रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स। PDF 15 से 20 पेज की रहती है मैक्सिमम। रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण। 400 से 500 पेज का कबाड़ नहीं है, बल्कि 130 से 100 पेज की PDF है, जो आप एग्जाम के समय अधिक रिवीजन कर पाएंगे, सफलता पाएंगे। काम बस एक करना है आपको, वीडियो जरूर देखना है। वीडियो देखेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमारे सोशल हैंडल हैं और ये मोबाइल नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या हो, ज़रूरत हो, जानकारी लेना हो, सलाह देना हो, सुझाव देना हो, कुछ भी हो। चलिए, हथियारों की सिपरी रिपोर्ट। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिपरी बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु, फिर उसके बाद हमारा पूरा परिदृश्य होगा। यूक्रेन द्वारा आयात का 11,000% वृद्धि, ठीक है ना। जरा सोचने वाली बात है। ऐसे ही बड़े जो क्या कहते हैं, जो नेशन है, पावरफुल नेशन, जिनको निर्यात करना है अपने हथियारों का, ऐसे ही लोग चाहते हैं कि उलझा के रखा जाए युद्ध को, ठीक है। और इस यूक्रेन युद्ध में जो 11,000% की वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा अमेरिका उसे निर्यात कर रहा है, ठीक है। भारत आयात में 4% कमी, क्योंकि भारत अब मेड इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, सॉरी, मेक इन इंडिया पर। और चीन का 72% गिरावट है, ठीक है, आयात के मामले में। और पाकिस्तान का 66% की वृद्धि है आयात के मामले में, ठीक। अब आयात और निर्यात का परिदृश्य क्या है? तो जो टॉप 5 आयात करने वाले देश हैं दुनिया में, वो नंबर 1 पर यूक्रेन, सेकंड में भारत, थर्ड पे सऊदी अरब, फोर्थ पे कतर और फिफ्थ पे पाकिस्तान। विश्व का 8.2% भारत आयात करता है। भारत की कुल खरीद, यानी भारत जितना खरीदता है वो सबसे ज़्यादा रूस से 40% लगभग खरीदता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस 29% और तीसरा इजराइल से 15%। अमेरिका पूरी दुनिया का जो आयात करता है वो मात्र 2.9%, यानी 8वां स्थान है। मतलब ये तो बेचने वाले लोग हैं ना, ये खरीदने वाले नहीं हैं। ये बेवकूफ़ थोड़ा ना बनेंगे, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूरोप महाद्वीप, पहले यूरोप का नहीं था स्थान रहता था, क्योंकि अब यूक्रेन लिया तो यूरोप आ गया। यूरोप, फिर एशिया प्लस ओशिनिया, फिर थर्ड में मध्य पूर्व, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निर्यात परिदृश्य। तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जो देश हैं, अमेरिका नंबर 1, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर आपका जर्मनी, फिर चीन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन। अमेरिका पूरी दुनिया का 42% निर्यात करता है, ठीक है ना, दबदबा है।
सर्वाधिक जो निर्यात करता है अमेरिका किसे? सऊदी अरब को, दूसरे नंबर पर यूक्रेन को। रूस 48% जो निर्यात करता है वो भारत को। अब देखिए भारत नेचुरली जो मतलब भारत का नेचुरली दोस्त है रसिया, बात सही है, पर इन लोगों के पास भी तो मजबूरी है। 50% जो हथियार है वो भारत को ही दे रहा है, समझ रहे हैं? तो नहीं किसको देंगे? तो इसलिए बिना हित के, बिना इंटरेस्ट के कोई नहीं यारी दोस्ती करता है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो रूस 48% निर्यात भारत को करता है। चीनी हथियारों का सबसे बड़ा जो खरीदार यही आपके पड़ोसी पाकिस्तानी। अमेरिका 27% प्लस रूस 64% वृद्धि, मतलब ये दोनों देश ऐसे हैं लगातार वृद्धि भी हो रही है इनकी निर्यात में, क्योंकि ये ठीक है ना। अब भारत सर्वाधिक करता है निर्यात म्यांमार को। कभी ऐसा पूछ ले कि भारत आयात तो करता ही है सब ज़्यादा, पर निर्यात किससे करता है? तो म्यांमार को, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एक बार देख लेते हैं। ये आपका यूक्रेन, भारत 4% की कमी आई है, और जो आयात परिदृश्य है वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान। निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन, ठीक है। इसमें भारत सबसे ज़्यादा 40% रूस से करता है, और उसके बाद महाद्वीपों में देखा जाए तो यूरोप, एशिया प्लस ओशिनिया प्लस फिर उसके बाद मध्य पूर्व। भारत सर्वाधिक निर्यात म्यांमार को करता है, उसके बाद हाँ रूस 48% निर्यात भारत करता है। ये कुछ पॉइंट पर आएगा, सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं के हैं, ठीक। चलिए, इटली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी सरकार द्वारा न्यायिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन उनके पक्ष में मामला नहीं गया। इससे उनको काफ़ी डाउनफॉल देखना पड़ा। तो इटली में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं। चलिए, तो कंप्लीट होता है हमारा आज का डिस्कशन। कैसा रहा डिस्कशन ज़रूर कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट करें, फीडबैक दें, अच्छा बुरा जो भी हो सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए, हम उसको ऐड कर सकें अपने इस इनिशिएट में, ठीक है। तो क्या लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि बने रहें परमानेंट, और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक। मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।